नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए शांतनु गुप्ता सर आफ्टर अ ब्रीफ ए पीरियड। और मुद्दा क्योंकि उत्तर प्रदेश का था, योगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड था, तो मुझे लगा शांतनु सर सबसे अच्छी लाइमलाइट डाल सकते हैं। मुरादाबाद से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत खुश वाली खुशखबरी है, उनके लिए तो वो तो लड्डू बाँट रहे होंगे कि अच्छा है, हमने इतना अच्छा काम किया। बट दिस न्यूज़ इज़ एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग जब हम बात करते हैं भारतीयों की। सर क्या है ये न्यूज़, क्यों डिस्टर्बिंग है? एंड एवरीथिंग एल्स, व्हाई इट इज़ शॉकिंग मी एक्चुअली। मुझे तो बहुत बड़ा शॉक लगा है जब से मैंने ये सुना है। ओवर टू यू सर। जी, गायत्री जी नमस्ते, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्ते। देखिए मैं उत्तर प्रदेश का तो हूँ ही, मेरे पिताजी मुरादाबाद से आते हैं और वहीं पे पढ़े-लिखे हैं, तो मेरा मुरादाबाद खूब जाना हुआ है। मुरादाबाद की डेमोग्राफी आप देखेंगे तो इस समय वहाँ करीब ये जो यूपी के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं, वो यूपी के नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए जो भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले जिले उसमें टॉप 5 जिलों में से मुरादाबाद है। अब ये आबादी इतनी ज़्यादा हुई कैसे? ये 50% से ज़्यादा करीब ऑलमोस्ट 50% मुस्लिम आबादी है वहाँ पे। यहाँ से अगर आप दिल्ली जैसे मैं नोएडा में बैठा हूँ, नोएडा से अगर मैं रोड से जाऊँगा तो साढ़े 3-4 घंटे लगेंगे। उस एरिया को हम रोहेलखंड बोलते हैं जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बरेली ये सारा रीजन आता है। समाजवादी पार्टी के एमपी रहे हैं वहाँ पे आज समय से। जो रूरल की सीट है उसमें हाजी नसीर बड़े फेमस हैं, हाजी नसीर कुरैशी वो उस समय एमएलए हैं। अगर मैं इनके एमपीज़ की बात करूँ तो अभी एसटी हसन रहे हैं, मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो हमारे क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, शकीउर बर रहमान जो संभल से भी बाद में एमपी रहे, जो इनका निधन हो गया है, जिनके पोते अब एमपी हैं संभल से। सुनते रहते हैं उनके बारे में, पुलिस आजकल उनसे पूछताछ भी कर रही है क्योंकि जो संभल दंगे थे उनमें भी शामिल। तो मैं इसमें बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये है मुरादाबाद। अब जो मुरादाबाद से खबर आई है वो काफी डिस्टर्बिंग खबर है। वहां पे आपको पता है अभी जो पहलगाम के आफ्टरमैथ में जो डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ना शुरू करा भारत सरकार ने, उसमें कहा कि जो लॉन्ग टर्म वीजा पे भी हैं, सबके वीजा बेसिकली चेक हुए कि कौन कितने टर्म के वीजा पे है, जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई उनकी एम्बेसी को, हमारी एम्बेसी वहां पे, हम उनकी एम्बेसी यहाँ पे, उसको हमने बहुत छोटा रख दिया, उसमें जितनी भी स्टाफिंग थी वो कम कर दी। और वीजा जो टेम्पररी वीजा थे उनको बिल्कुल किसी को 2 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 10 दिन दिया, वो चले गए। और जो लॉन्ग टर्म वीजा है उनको अब चेक किया जा रहा है। जब ये चेकिंग हुई तो आपको पता है, जब चेकिंग हुई तो उत्तर प्रदेश में पहुंची होगी वो चेकिंग, उत्तर प्रदेश में पहुंची होगी तो योगी सरकार के पास पहुंची होगी, वो तो आपको पता है, वो तो छोड़ेंगे नहीं उसको। जैसे वक्फ का जिस दिन कानून आया था तो उसके उस दिन ही योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की प्रॉपर्टी की सर्वे शुरू कर दिया था साथ में। तो ये जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है ये अब मैं बता रहा हूँ क्या है। 22 ऐसी पाकिस्तानी महिलाएं मिली जो या तो शॉर्ट टर्म वीजा पे थी या लॉन्ग टर्म वीजा पे थी। इन्होंने पिछले कुछ सालों में करीब 100 बच्चों को जन्म दिया। और जिन अगर इनके सारे परिवार को देखा जाए जिनमें ये 22 औरतें थी तो 500 लोगों का परिवार था वो। तो अब मैं आपसे कहूं कि मुरादाबाद की जनसंख्या 50% क्यों मुस्लिम है, तो उसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तानी सिटीजनशिप होल्ड करती हैं सारी की सारी, ये केवल वीजा पे हैं। और इनके पास इन्होंने आधार कार्ड ले लिए, इन्होंने 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 भारत के वोटर आईडी कार्ड ले लिए। अब आपको पता है समाजवादी पार्टी को कौन वोट कर रहा है? मतलब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को पाकिस्तानी वोट कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई अब तो मतलब आई एम नॉट इवन मेकिंग ए इंजेक्चर। मतलब ये 22 औरतें हैं, अब ये तो 22 हैं, आपको और मिलेंगी, आपको ये और मिलेंगी, राइट? तो ये जो मुरादाबाद का नेचर था हमारा, मुरादाबाद के बगल में है रामपुर। रामपुर कौन सी जगह है? आजम खान जहां से आते हैं, उसके बगल में बरेली। तो ये जो पूरी एक बेल्ट है, ये इसका कैसे इन्होंने अपना पॉपुलेशन बढ़ाया। अभी आप इनसे बात कर दो एनआरसी होगा, अब आपको पता लगा एनआरसी पे इतना दंगा क्यों होता है। भाई एनआरसी में क्या दिक्कत है किसी को? मैं कह रहा हूं मेरा नेशनल एक रजिस्टर बनेगा सिटीजनशिप का, जो सिटीजन होगा पूरे पूरे हर कंट्री में होता है। कहीं पे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, कहीं पे कुछ होता है। आधार कार्ड केवल रेसिडेंसी का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है ना? जो भी 6 महीने से ज्यादा रहेगा भारत में उसको, अमेरिकन सिटीजन भी होगा उसको भी मिल जाएगा आधार कार्ड, राइट? वो रेसिडेंसी का है केवल, राइट? तो इन लोगों ने किस तरह से शॉर्ट टर्म वीजा पे, लॉन्ग टर्म वीजा पे आए। और ये सारे बच्चे जो 100 बच्चे हैं करीब, क्योंकि ये भारत में जब पैदा हुए नेचुरलाइज सिटीजन हो गए इंडिया के, ये सिटीजन भारत के पाकिस्तानी माओ से। तो डेमोग्राफी चेंज करने का ये मतलब प्रयास ही नहीं है, ये तो एक मुहिम है। आप तबलीगी जमात के कोई भी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, उनकी तो ये मुहिम ही है। और अगर मैं बताऊं थोड़ा सा आपको 1946-47 में ले चलूं, जब पाकिस्तान बनने की बात हो रही थी और एक तरह का प्लेबिसाइट हुआ, वोटिंग हुई, तो जो भारत के मुसलमान बचे हैं ना, अभी भारत में जो बचे हैं उसमें से 85 से 90% ने वोट किया था कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। सोचिए ऐसे व्यक्ति की
क्या एलिजियंस होगी, क्या प्रेम होगा देश से या भारत माता से, तभी भारत माता कहने में भी उनको बहुत चिढ़ आती है। जिसने वोट कहा, वो मैं तो उस देश में रहना चाहता। मतलब 85 से 90% भारतीय मुसलमानों ने, अब बोलता हूँ तो लोगों को मिर्चें लगती हैं, उन्होंने वोट किया था कि हमें हमें पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन वो गए नहीं किसी न किसी कारण से। कि अरे इतनी दूर कौन जाएगा, वो तो पाकिस्तान ऐसा है, वैसा है, हमारी ज़मीन है यहाँ पे, जो भी उनके कारण रहे, वो गए नहीं, लेकिन वोट उन्होंने करा पाकिस्तान बनने के लिए। और वो यही थे, यूपी के तो सबसे ज़्यादा मुसलमान थे। जितनी बड़ी-बड़ी मुहिम थी, वो यूपी में चली, अलीगढ़ में चली। बल्कि जिन्ना जो थे, हमारी बात हो रही थी अभी जिन्ना के विषय में, जो जिन्ना थे उनका तो मेन ऑपरेटिंग ग्राउंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, और अलीगढ़ से मुरादाबाद 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो ये न्यूज़ है, और ये मेरे ख्याल से, जैसे हम कहते हैं ना गायत्री जी, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, वो आपको पता है पिछले 8 साल से यूपी से निकल के आ रही हैं, है ना? क्योंकि वहीं 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 जब संभल में थोड़ी-सी छानबीन करी, मतलब संभल में छानबीन मंदिर के बाद क्या हो रही थी कि कौन-कौन बिजली का बिल नहीं दे रहा है। क्योंकि मुसलमान इलाकों में ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली का बिल नहीं ले सकते, क्योंकि जो 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 वसूलने जाता है उसको मार के फेंक देते हैं। इसके बहुत सारे किस्से हुए पहले। तो जब पुलिस पहुँची वहाँ के डीएम पहुँचे राजेंद्र जी, तो पता लगा कि वो बिजली के बिल तो नहीं फेंक रहे हैं, वहाँ से 1 कुआँ, 2 कुआँ, 1 मंदिर, 2 मंदिर, वहाँ तो पूरा मूर्तियों का, मंदिरों का, धार्मिक हिंदू चीज़ों का पूरा काफ़िला निकल रहा है। तो ये तो हल्का-सा जहाँ कूड़ेद होते हैं, हल्का-सा कूड़ेद आया था कि भई चेकिंग करी तो 22 औरतें मिली, जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे, उनके 100 बच्चे। तो ये डेमोग्राफी चेंज करने के अलग तरीके हैं इनके, कन्वर्ट भी करेंगे, पैदा भी बच्चे करेंगे। आपको पता है ना टीएफआर जिसे हम कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो भारत का जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 1.92 के आसपास है। रिप्लेसमेंट रेट मतलब अगर उतनी रेट से बच्चे अगर पैदा करता रहा एक दंपत्ति, तो भारत की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, राइट? मुसलमानों का हर समय वो 2.5, 2.9, 3.1 क्यों रहता है भाई? तो वो गई, लोग शो अवे कर देते हैं, सोशल साइंटिस्ट कहेंगे, पता है क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, वो तो गरीबी है, जहाँ पे भी गरीबी होती है, ज़्यादा क्यों होता है ना? मुहिम है भई, अर्बन फैमिलीज़ में जो बिल्कुल एजुकेटेड फैमिली है, वहाँ 3 या 4 बच्चे बड़ा कॉमन। अर्बन फैमिलीज़, अर्बन मुस्लिम फैमिलीज़, जो अपार्टमेंट में, जो नोएडा में, गुड़गाँव में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में रहती हैं, आप एवरेज मुस्लिम अर्बन फैमिलीज़ को देख लीजिए, उनके 3 से 4 बच्चे होंगे। मेरे जितने भी मुस्लिम पहचान के लोग हैं, जो मेरे साथ पढ़े, लिखे, कभी रहे साथ में, कॉलेज, उनके सबके 3-3 4-4 बच्चे। तो ये आर्गुमेंट भी कि नहीं-नहीं ये केवल गरीब मुसलमानों में होता है, ये भी अब वेग आर्गुमेंट है। तो देखिए ये फिनोमेना है, अब इसको कैसे सरकारें डील करेंगी, इसके लिए कोई चाइल्ड पॉलिसी आएगी। ये इसमें तो खैर चाइल्ड पॉलिसी भी नहीं है, ये तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, इसमें तो ये भारतीय मुसलमान भी नहीं है, और ये रह रही हैं पूरे मज़े से, भारत सरकार की सारी स्कीमें ले रही हैं। मतलब एक तरह से भारत सरकार पाकिस्तानियों को पाल रही है। उनको उनको हमारी टैक्स पेयर के पैसों से राशन भी लिया होगा इन्होंने, और गाली भी दी होगी मोदी को और योगी को। तो हम लोग कहते हैं ना कि मतलब वी हिंदूज़ आर टू गुड फॉर टू लॉन्ग। अब आ गया गुडनेस खत्म करने का। तो इनका तो प्रत्यार्पण होगा, इनका तो मेरे ख्याल से इनको तो भेजा जाएगा वापस। लेकिन ऐसी और खोजबीन मेरे ख्याल से हर सरकार को करनी चाहिए अपने वोट बैंक को देखे बिना। जी। सर इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं एक सीन दिखा रही हूँ उसके ऊपर, हुँ, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आप हुँ, देखिए, हुँ। ये पूरा ये इसको जिन्ना काऊ की बेल्ट भी काऊ कहा बेल्ट। जाता है। हाँ, जिन्ना की जो डिमांड थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक रोड दे दी जाए जो कि यूपी से जाती है, बिहार से जाती है, उधर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल एंड देन ऑब्वियसली द बांग्लादेश। और ऐसा आपको क्यों इसमें लग हुँ, बोलिए, बोलिए। ऐसा क्यों मुझे लगता है कि द जिन्ना प्लान इज़ स्टिल अलाइव एंड टिकिंग? ये जिन्ना प्लान तो बिल्कुल अलाइव है ही। देखिए जिन्ना प्लान के 2 पार्ट थे। एक तो कि भई कि मुझे एक मुस्लिम देश चाहिए, फिर पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 100% ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। ये लोग सारे मीम करते रहते हैं, बाबा साहब करते रहते हैं, बाबा साहब की बात को मानिए तो। बाबा साहब ने तो 100% ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कहा था कि एक भी मुसलमान भारत में ना बचे और एक भी हिंदू पाकिस्तान में ना बचे। अब तो बांग्लादेश हो गया, तो एक तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान ना बचे। ऐसा हुआ क्या? हिंदू तो आ गए, हिंदू तो वहां पे 2% 5% बचे, लेकिन मुसलमान हमारे तो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे टीएफआर में देख लीजिए, आप हर सेंसस में देख लीजिए, बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी जो डिमांड थी कि एक पूरा कॉरिडोर दिया, केवल रोड नहीं, पूरा कॉरिडोर, पूरी लैंड दे दिया। वो रोड जैसी तो पट्टी ले रही, पूरा आपने ऑलमोस्ट, जो आपकी बीच की पट्टी है उसमें ऑलमोस्ट 60-70% यूपी ले लिया आपने। और आपको डेंजरस बात बताऊं क्या, नेहरू और गांधी जी इसमें रेडी होने को हो गए थे बिल्कुल, इस बात पे। मतलब ये बात ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा था शायद इस पे रेडी हो जाए वो। तो अगर वो हो जाता तो बताइए क्या भारत बचता। गोडसे ने यही रोका था सर। हाँ, उनका यही वन ऑफ द सबमिशंस था। उनके तरीके गलत थे गोडसे के, कि उन्होंने भई हत्या का तरीका निकाला, लेकिन उनका जो आर्गुमेंट था वो कहीं से गलत नहीं था। और खैर भगवान की दया है, राम जी की दया है, और राम जी कृष्ण जी दोनों उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन
ये प्लान अभी भी टिकिंग क्यों है? क्यों जो जो मुसलमान भारत में रह गए, और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स के मुँह से सुना है आपने, वीडियो है उनके, कि भई पाकिस्तान तो ले लिया, अब भारत को पाकिस्तान बनाएँगे। वो कैसे बनाएँगे? यही कन्वर्ट करेंगे, धोखे से कन्वर्ट करेंगे, लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे, वक्फ जिहाद करेंगे और कन्वर्जन करेंगे, बच्चे पैदा ज़्यादा करेंगे, पाकिस्तानी महिलाओं को यहाँ बुला लेंगे, उनसे शादियाँ करेंगे। 22-22 औरतें 100 बच्चे पैदा कर रही हैं, मतलब औरतों को तो उन्होंने जैसे एक एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है। और इनसे कोई वुमन राइट, ह्यूमन राइट, चाइल्ड राइट की कोई बात नहीं करता। जितना भी लेफ्ट पूरा समाज है, वेस्टर्न समाज है, जो वैसे ह्यूमन राइट की बात पे कूद पड़ता है, इनसे कोई बात नहीं करता कि भई कैसे होगा? सर, आपने रिसेंटली बांग्लादेश की न्यूज़ पढ़ी? वहाँ पे एक वुमेन कमीशन कुछ बनाया जा रहा था, उसपे पूरा का पूरा बांग्लादेश उतरा है। हाउ डेयर यू टॉक ऑफ वुमेन राइट्स! अभी यूनाइटेड नेशंस के कान में उबलता हुआ तेल डल गया है, मुँह में दही जम गई है, और फेविकॉल जो लग गया है। उनके सो कॉल्ड एडवाइजर हैं, मोहम्मद यूनुस, या वो नोबल लॉरिएट हैं, यूएन में नोबेल बैठते हैं, लॉन्ग न्यूयॉर्क में बैठते हैं, बड़ी-बड़ी ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, वुमेन राइट्स की बातें करते हैं, उसी तरह की उनकी कोटराटी है। ओबामा उनको प्राइज़ देते हैं, क्लिंटन उनको प्राइज़ देते हैं, बड़े-बड़े मंचों पे बुला के, और ओबामा और क्लिंटन बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वुमेन राइट्स की। एक बार ट्वीट क्या, मतलब हल्का-सा कुछ नहीं बोलेंगे कि भई आपके यहाँ जिस बांग्लादेश में आपका मित्र, मैं मित्र कहूँगा उनको, यूनुस उनके बिल्कुल उसी सर्किल का पार्ट है। वो तो आधे टाइम यूएस में रहे हैं, तो यूएस से जब बांग्लादेश का उन्होंने चार्ज भी लिया तो यूएस से ही वो फ्लाई करके वापस आए। तो वो जो कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो उनके लिए जस्टिफाइड है। तो ये तो ट्रेंड्स हैं, देखिए ये तो अच्छी बात है। देखिए ये हम लोगों को सेंस तो था ही कि पाकिस्तानी रह रहे हैं, किस एंटिटी से रह रहे हैं, इसीलिए एनआरसी ज़रूरी है। लेकिन एक तरह से इस तरह की चीज़ें अच्छी भी हैं, ये एक्सपोज़ हो जाए तो अच्छा है। जो लार्जर खासकर जो लार्जर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का समाज है, जो लार्जर हिंदू समाज को समझ में भी तो आए कि क्या हो रहा है। जो इस तरह जो जो खासकर जो गंगा जमनी तहज़ीब वाले जो एक पूरी ब्रिगेड है, उसको समझ में तो आए कि गंगा जमनी तहज़ीब कैसे है, कैसे सपा वहाँ से जीत जाती है और क्यों एनआरसी नहीं चाहिए, क्यों एनआरसी का कांग्रेस, मतलब मुसलमान विरोध तो अलग करते हैं, कांग्रेस और एसपी क्यों विरोध करती है? क्योंकि उनके लिए एनआरसी मतलब वोट बैंक में घात। जब पता लगेगा भारत के नागरिक ही नहीं है, जाएँगे, रोहिंग्या वापस जाएँगे, बांग्लादेशी वापस जाएँगे, पाकिस्तानी वापस जाएँगे, तो होगा क्या? वापस जाएँगे तो इनका वोट बैंक जा रहा है। इन्होंने तो ये तो बुलाते हैं इसलिए, आओ हम तुम्हें वोटर कार्ड देंगे, तुम हमें वोट करो, बस हमारे से स्कीम लो और पलो देश में, तुम्हारा देश तो वैसे ही लाले में खा रहा है। भाई बांग्लादेश की जो हालत है और जो पाकिस्तान की हालत है सबको पता है। वहाँ तो आटों के बोरों पे हालत खराब हो रही है, मतलब चावल चीनी की हालत खराब हो गई। लड़ाइयाँ करनी है इनको लेकर, मतलब अपना देश में खाने को नहीं है, लड़ाइयाँ करनी है। मतलब ये बिल्कुल जैसे नंगे लोग नहीं होते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं लड़ूँगा बाहर जाके। तो बिल्कुल जैसे न्यूसेंस वैल्यू है केवल उस देश की। उसने विश्व की मतलब पटल पे क्या कंट्रीब्यूट करा होगा, कभी भी, कुछ भी कंट्रीब्यूट करा होगा। कोई मतलब क्या देश में एआई में कुछ करूँगा, कोई रॉकेट बना रहा है, कोई चाँद पे जा रहा है, कोई डेवलपमेंट अलग तरह का डेवलपमेंट कर रहा है, रोड के नए तरीके बना रहा है, कहीं-कहीं यूनिकॉर्न्स बन रही हैं, कंपनियाँ बन रही हैं, कोई नए तरह के मोटर व्हीकल्स बना रहा है, बैटरी। इनके यहाँ क्या हो रहा है, हम बम भी बनाएँगे नहीं, बम खरीदेंगे और फिदाई पैदा करेंगे, एक देश को तंग करेंगे बगल में। मतलब कैसे एक्ज़िस्ट कर सकता है देश? वहाँ के मुझे लगता है ना, यात्री जी, वहाँ के लोगों को एक अजीब नहीं लगता वो इस देश का पार्ट है? मतलब देखिए, आप जब अपने देश से प्यार करते हैं, तो देश की किसी चीज़ों से प्यार करते हैं ना, कि मेरे देश की एक अद्भुत हिस्ट्री है। मेरे देश में इतने यूनिकॉर्न्स हैं, मेरे देश का ऐसा एक प्रधानमंत्री है, मेरे देश की इंडस्ट्री वाइब्रेंट है, मेरे देश में साइंटिस्ट है, मेरा देश अमेरिका में भी जाता है तो नासा में पार्टिसिपेट करता है। इनका देश अमेरिका में जाता है तो ओसामा बिन लादेन बन जाता है। इनका देश अमेरिका में जाता है तो बम फोड़ता है। हमारे देशवासी अमेरिका में जाते हैं तो नासा में जाते हैं, हार्वर्ड में प्रोफेसर बनते हैं, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर बनते हैं। तो अब इनको प्राइड कैसे आती होगी, मुझे लगता है देश की ना, कि मतलब एक पाकिस्तानी, कि क्या पाकिस्तानी प्राइड होगी? मेरे को ये नहीं समझ में आता। अच्छा, हमने 4 फ़िदाई बेच के भारत के 26 लोग मार दिए, ये प्राइड होती होगी इनकी? समझ में नहीं आता मुझे, मतलब कैसे ये एक्ज़िस्ट करता है, क्या सोशल साइकी चलती होगी इन लोगों के दिमाग में? सर, आपको क्या लगता है ये कहाँ से प्लान निकल कर आ रहा है? मैं जितना समझती हूँ कि एजुकेशनल सेंटर्स छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे थॉट के पीछे 2 सेंटर्स जो कि पूरे के पूरे विश्व के रैडिकलिज़्म के पीछे हैं, इस्लामिक रैडिकलिज़्म के पीछे, दैट इज़ देवबंद एंड बरेलवी, एंड अगर देखें तो दोनों के दोनों यूपी में ही है। दोनों उत्तर प्रदेश में, दोनों उत्तर प्रदेश में, और इस समय बड़े सख्ते में भी हैं। जो योगी सरकार ने एक बड़ा अपना एटीएस सेंटर खोला, एंटी टेरर सेंटर खोला, वो कहाँ खोला? देवबंद में खोला। और बड़ा उसका हल्ला भी मचा, उसका बड़ा हल्ला भी मचा कि अरे देवबंद में कैसे खोल सकते हैं? हमने कहा भाई स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वेस्ट में मुझे एक चाहिए था, हमने खोल दिया। तो और वो मदरसे चलते हैं और हमें हर महीने, हर 2 महीने में खबर आती है कि इस मदरसे का आदमी हमें आईएसआईएस में मिला, इस मदरसे का आदमी उस बम विस्फोट में पाया गया। आप मदरसे में कुछ बोलो तो चिल्लाएँगे फिर, लेकिन आपको जब हर महीने 2 महीने में 1 मदरसे का आदमी, 5 मदरसे के आदमी बच्चे आपको कभी आईएसआईएस में मिलेंगे, कभी अफ़गानिस्तान में मिलेंगे, कभी भारत के किसी बम ब्लास्ट में मिलेंगे। अब तो भारत में बम ब्लास्ट नहीं होते, लेकिन किसी न किसी ऐसी चीज़ में मिलेंगे।
तो तब मुँह में दही जमेगा इन लोगों के। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक इधर बरेलवी हो गया और इधर देवबंदी हो गया, और तबलीगी जमात भी सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी एरिया में। तबलीगी जमात भी, जो आपने बेल्ट दिखाई, जिसने तालिबान को जन्म दिया, जो अफ़गानिस्तान की जननी है, अफ़गानिस्तान में तालिबान की जननी है, उसको भी जन्म उन्होंने दिया। ये जो बेल्ट आप बार-बार दिखा रही हैं, जो कॉरिडोर पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ता है, और इसी के बीच में मुरादाबाद भी पड़ता है, इसी के बीच में रामपुर भी पड़ता है, जो हेवी मुस्लिम पॉपुलेशन के बेल्ट है। और पूरी पूरी एक कवायद के एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत में ऐसे बहुत बार पर्चे लोग डालते हैं कि कितने बच्चा पैदा करने पे कितने पैसे मिलेंगे, हिंदू लड़की से शादी करने में कितने पैसे मिलेंगे। मतलब मस्जिद का एक प्लान है वो, ऐसा नहीं कि वो रैंडम हो रहा है कहीं पे। इट्स अ इंसेंटिवाइज्ड प्लान। ज़्यादा बच्चे पढ़ने में इंसेंटिव मिलता है वहाँ पे। हिंदू लड़की को कन्वर्ट करने में, क्रिश्चियन लड़की को कन्वर्ट करने में, सिख लड़की, सबका रेट कार्ड एक तरह से पूरा। वो आते हैं बहुत बार सोशल मीडिया में, और लोग वेरीफाई करते हैं उसको। तो हाँ, मेरे ख्याल से, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये पता लगा तो अब और सरकारें, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पुलिस और सख्त होगी, और जो पुराने वीज़ा हैं उनको देखेगी, चेक करेगी। मतलब ये जो एनआरसी की जो डिमांड है, उसको, उसका इससे अच्छा यूज़ केस गायत्री जी नहीं हो सकता, कि एनआरसी क्यों चाहिए? जब भी कोई पूछे एनआरसी क्यों चाहिए, उसे रिपोर्ट दिखा दो, इसे उसी वाली न्यूज़ दिखा दो बस, और कुछ नहीं। और बता दो ये तो एक केस है बस, और इसमें लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले भी हैं। जो काफ़ी समय से रह रहे हैं। अब पता है अपोज़िशन वाला क्या कहेगा? मुझे पहले से पता है वो क्या कहेंगे, पता है? आपको पसंद से क्या कहेंगे? अरे! आपकी क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस इतनी वीक कैसे है? आपने पता क्यों नहीं करा इनके बारे में? मतलब इनका पता है आर्गुमेंट क्या है? ये हर जगह कहते हैं, हम तो पूरा ट्राई करते रहेंगे तुम्हारे देश तोड़ने का। हम तो घुसते रहेंगे तुम्हारी इंटेलिजेंस पता कर सके तो कर ले। अब आपको पता है कि आतंकवादियों को पनाह कौन देता है? हमको पता लग गया ना कि पहलगाँव की जो चीज़ थी उसमें लोकल्स इन्वॉल्व थे, उस रिसॉर्ट के लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। वहाँ पे जो जितने भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स थे, उसके ऑपरेटर, हमने ज़िप लाइन वाला ऑपरेटर तो देख भी लिया, वो तो गोली पे अल्लाहू अकबर बोल रहा है। तो ये लोग वो कहीं से आए होंगे इतने दूर, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो है नहीं पहलगाँव। वो जो आए होंगे तो कई घरों में सोए होंगे, कई घरों में खाना खाया होगा। तो ये आते कहाँ से हैं? ऐसे पाकिस्तानी नागरिक बसे हुए हैं ना भैया। नहीं, 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 आपने सर वीडियो नहीं देखा कि वहां पे एक 11-12 साल का बच्चा और एक लेडी और 4-5 आदमी कश्मीरी बिल्कुल। लोग वो हुँ। उनको भगा रहे हैं। दे आर बिल्कुल, शोइंग बिल्कुल। देम द वे। वो वीडियो बहुत बिल वायरल हुआ है, मैंने अपने कई शोज में बिल दिखाया भी है बिल्कुल, वो हाँ, वीडियो। उसे अभी, मतलब अभी आजकल अभी किसी पे कंक्रीटली कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो एनआईए की जाँच में वीडियो आ गया, पता लगा मुझे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब अब आपको ये न्यूज़ के बाद, जो मुरादाबाद की न्यूज़ है, अब कोई शुबा नहीं रह पाता है कि स्लीपर सेल कहाँ से आते होंगे। ये तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, इनकी जो देश परस्ती है, वो तो पाकिस्तान के साथ ही है ना। भारत तो इनके लिए इकोनॉमिक ज़ोन है बस, कि भई ये तो अच्छा देश है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ पे पैरासाइट, अच्छा जीवन है, यहाँ रह लो। जी। पैरासाइट, हाँ, बिल्कुल, पैरासाइट, तो पैरासाइट पैरासाइट है, वहाँ के पैरासाइट हमारे यहाँ पैरासाइट, के हमारा खून चूस रहे हैं, परजीवी जिसको हम कहते हैं हिंदी में। परजीवी हैं। सर और जो एक भारतीय एक एक मुसलमान हैं, हाँ, बोलिए। एक चीज जो रिसेंटली बिकॉज़ आया, जब से पहलगाम हुआ हम सभी कूद पड़े, सब अपने-अपने लेवल पे, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द यूट्यूबर्स, द नेशनलिस्ट, वी हैव बीन डिगिंग इनटू फैक्ट्स लाइक एनीथिंग, वी हैव बीन लीविंग नो नो स्टोन अनटर्न्ड जिसको कहते हैं। एक फैक्ट निकल कर आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, एंड मैं विक्रम सिंह जी का हमने एक वीडियो भी किया था। 370 जब हुआ सर, तो उसमें एक क्लॉज़ डाला गया था जिसके बारे में हार्डली किसी को पता होगा, कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की माइनॉरिटी के बारे में, मतलब जो पाक मुस्लिम हैं, उनके बारे में कभी कोई डिटेल नहीं लेगी, और ना कभी स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी। और वो क्या, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं शेयर किया जाएगा। उसके बाद आता है लियाकत पैक्ट, नेहरू लियाकत पैक्ट। नेहरू लियाकत पैक्ट में क्या होता है कि आपको माइनॉरिटीज़ का घर लौटा दो, माइनॉरिटी स्टेटस दे दो, खाने को दो, शादी करने दो उधर से। तो जब इन्होंने बिल्कुल, इन दोनों का यूज़ करके जो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ है, इन लोगों को बसाने का काम शुरू हुआ है, दैट स्टार्टेड आफ्टर द नेहरू लियाकत पैक्ट। क्योंकि उसके बाद बिल्कुल, बहुत आसान हो गया, आप एक उसमें बैठे हुए हैं, ज्योग्राफी में बैठे हुए हैं, आपको डिटेल शेयर करनी नहीं है सेंटर से। सेंटर भी इज़ नॉट बॉदर्ड, बिकॉज़ नेहरू जी थे, गांधी की पूरी फैमिली थी, जो भी थे ये लोग, पूरी की पूरी लीनिएज, दे वर नेवर इंटरेस्टेड। दे ऑलवेज़ वांटेड द एंटायर। अब तो कभी-कभी ऐसा लगता है वो जो व्हाट्सएप पे कॉन्स्पिरेसी चलती है कि नेहरू का कम्युनिटी कोई थी नहीं, ये तो कोई मुस्लिम की फैमिली थी जो अब आज पूरा का पूरा गजवाई हिंद करके, दैट लुक्स सो प्रोबेबल एंड बिलीवेबल, सो प्रोबेबल एंड बिलीवेबल। कोई डाउट नहीं लग रहा है, नहीं तो ऐसा कान में गरम तेल डाल के कौन बैठा हुआ है कि यू डोंट हैव इंटेलिजेंस, कि पाकिस्तान से लोग आके जम्मू एंड कश्मीर में बस रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर से पूरे भारत में जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? और ब्लेम कैन नॉट बी ऑन मोदी, बल्कि 370 जब हटा तब इन्होंने, 370 हटाने से पहले जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अपना गठबंधन किया था, बहुत गालियां पड़ी थी इन्हें, तब वो वो तो पूरा बहुत का पूरा स्ट्रैटेजिक है।
बहुत स्ट्रैटेजिक था वो गठबंधन। बहुत स्ट्रैटेजिक था। नहीं तो दैट आपको वाज़ द सरकार में क्या टाइम, चल रहा है पता ही नहीं लगता कभी। पता ही वो नहीं तो एक तरह चलता, का दैट वाज़ इन्फिल्ट्रेशन था। वो तो एक रॉ टाइप का मूवमेंट था, क्या पता तो लगे सरकारों में चल क्या रहा है। नहीं तो बीजेपी ने तो उस फाइल को नहीं देखा ना कभी, पता ही नहीं था क्या हो रहा है। क्योंकि आपने जैसे कहा आरटीआई वहाँ चलती नहीं थी, इन्फॉर्मेशन आप ले नहीं सकते थे, पूरा ब्लैक बॉक्स था जम्मू एंड एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। महबूबा मुफ्ती के साथ जब सरकार बनाई इन्होंने एंड दे गॉट इनटू द गवर्नमेंट, दैट वाज़ द टाइम दे स्टार्ट देन दे गेटिंग ऑल रियलाइज्ड। द इन्फॉर्मेशन एंड दैट एग्ज़ैक्टली, वाज़ द टाइम उन्होंने अपने लोगों को बिठाना शुरू किया। उसके बाद ही तो 370 का पूरा वो खाका तैयार किया गया। और एग्ज़ैक्टली, 370 एग्ज़ैक्टली। हटने के बाद इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अच्छा जम्मू एंड कश्मीर से आके ये लोग पहाड़ियों से यहाँ कोई तो टेररिस्ट बन रहा है, कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा ले रहा है, कोई बच्चे पैदा कर रही है। सर पंजाब बॉर्डर पे 85,000 पाकिस्तानी महिलाएँ प मिली, आपको पता है? आपने सुनी ये न्यूज़? बिल्कुल, एंड बिल्कुल, बिल्कुल। एक रफ फिगर के हिसाब से 5 लाख वुमेन आर देयर। नहीं, अभी ये पता होगा, जैसे मैंने कहा ये सारी जो खबर आ रही है इस समय, ये जो वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, उसके बाद से ये एनआरसी का क्लियर केस आ रहा है। और जैसे आपने जो पहली वाली बात कही ना कि नेहरू जी इज़ हार्डली बॉदर्ड, ही वाज़ नॉट हार्डली बॉदर्ड, इन फैक्ट ही वाज़, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात थी ना ये। क्योंकि उस समय आरएसएस भी बढ़ रही थी, उस समय हिंदू महासभा भी बढ़ रही थी, उस समय भारतीय जनसंघ का उदय हो चुका था। हर इलेक्शन में वो चैलेंज करते जा रहे थे। तो उनको लगा भी मेरा उनके उनके पास एक फॉर्मूला था चुनाव जीतने का, मुस्लिम को अपीस करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो, किसी एक दो जाति को ले लो और वोट वोट लो, उतना 30% में भारत में सरकार बन जाती है। और उन्होंने लाइन से उनको चीजें देनी शुरू कर दी। तो मतलब सारे एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान होंगे हमारे भाई, एजुकेशन तो वो वही चलाएंगे, है ना? मौलाना अब्दुल कलाम से लेकर और वो अधिकतर चाहे मुसलमान रहे, खुद की इंदिरा कौम गांधी। पढ़ी हुई ना हो, खुद की कौम पढ़ी हाँ, हुई ना हो, अगर इतने बिल्कुल। फ्यूचरिस्टिक होते तो अपनी कौम को हम्म, पंक्चर शाह बचाने बनाने की बजाय पढ़ा लिखा के नासा और बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। कहाँ-कहाँ लेकिन हाँ, भेज उनमें देते। से निकाल-निकाल के पहले तो नेहरू जी ने उनको मुसलमान बना दिया, ठीक है? फिर सबसे पहले वक्फ का एक शगुफा दे दिया। फिर आगे उस कांग्रेस ने उसको जारी रखा। इंदिरा गांधी गौरक्षक जो साधु आते हैं उनको मरवा देती है, दिखाने के लिए, देखो मैसेज देने के लिए, ठीक है? फिर क्या होता है, फिर जैसी 1990 जब बाबरी जाती है, बाबरी का ढांचा जाता है, विवादित ढांचा जाता है, तो नरसिम्हा राव 2-3 चीजें करते हैं। सोनिया गांधी पीछे से करवा रही है बेसिकली उनसे। क्या-क्या करवाती हैं? 2 बड़ी खतरनाक चीजें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अयोध्या को छोड़ के किसी किसी भी मंदिर मस्जिद विवाद को आप कोर्ट तक नहीं ले जा सकते। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब ऐसा है कि मैंने आपकी जमीन हड़प ली और मैंने लिख दिया नहीं, 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 वो एक पर्टिकुलर केस को छोड़ के बाकी कोई जमीन का जबकि सारे लैंड डिस्प्यूट्स हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद से अटैच लैंड डिस्प्यूट को आप कोर्ट्स में नहीं ले जा सकते। दूसरा, फिर उनको जो वक्फ बिल था 1950s का, उसको 1995 में और खतरनाक प्रो मुस्लिम कर दिया। ठीक है? 2013 में जब 14 का इलेक्शन होने वाला था, जब उनको लगा अब तो हारने के कगार पे हैं, एक इतना मतलब उसमें उसमें वक्फ बाय यूजर भी डाल दिया कि भाई अगर उंगली रख दी मैंने, कहा कि ये तो मैं यूज करते करते इस्लामिक है, तो ये भी वक्फ हो जाएगा। तो इनको तो दिए गए हैं कि भाई इनको शाबानो दे दो, कभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दे दो, कभी माइनॉरिटी कमीशन दे दो। इनको हर 5 साल में बिल्कुल एक क्या कहते हैं ना, दामाद बना के रखो, नहीं तो इनका वोट नहीं मिलेगा। तो इनका जो 14%, 20% अलग-अलग स्टेट में वोट है, उसको एकमुश्त लेते रहो। 8-10% किसी और कौम का वोट ले लो, किसी और जाति का वोट ले लो, 30% हो गया, 30% में सरकार बना लो। ये तो नेहरू का बिल्कुल स्टेटेड फॉर्मूला था। इसी इसी के अंतर्गत शाबाना हुआ, इसी के अंतर्गत वक्फ एक्ट आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, इसी के अंतर्गत बाबरी केस को हाथ नहीं लगाया गया। तो ये कोई मतलब नई चीज़ नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज़्ड कि ये उसी का पार्ट है और उसका हम आज भुगत देखिए सारे जो अमेंडमेंट्स हैं, सर फखरुद्दीन अली नेहरू ने स्टार्ट किया 1954 से, इंट्रोड्यूस्ड वक्फ। फखरुद्दीन अली अहमद कांग्रेस के, इन्होंने सेंट्रलाइज्ड वक्फ कंट्रोल अंडर सेंटर, साइडलाइनिंग स्टेट्स। नरसिम्हा राव ने तो इनको एकदम ही खुली हाथ दे दी थी। बिल्कुल, एक्चुअली नरसिम्हा राव डिड द वर्स्ट, ही ब्लॉक्ड ऑल द सिविल कोर्ट्स गिविंग ओवरराइडिंग पावर्स या टू द ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल। उस रहमान समय खान जो आए एक्ट आए ना नरसिम्हा राव के टाइम में, वो सोनिया गांधी के कहने से आए, कैसे आए? वो एक ये था वक्फ में जो अमेंडमेंट हुआ, दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जैसे आप कोई भी डिबेट ले लो मंदिर मस्जिद की, जो विष्णु जैन जी कर रहे हैं ना, वो ओवैसी का कोई पार्टी अरे अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब वो ये मान रहे हैं कि हमने तुम्हारा मंदिर तोड़ के बनाया है। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने लिखा है अपनी किताब में, बाबरनामा में लिखा है, औरंगजेब की किताबों में लिखा है, खुद लिखा है, उसके कोर्ट के ऑर्डर्स में लिखा है। लेकिन तुम इसलिए वापस नहीं ले सकते क्योंकि कांग्रेस ने हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे दिया। इस जमीन को तुम इसलिए वापस नहीं ले सकते क्योंकि हमने कह दिया है वक्फ की जमीन। अब तुम वापस क्यों नहीं ले सकते? तुम कोर्ट में जा ही नहीं सकते क्योंकि नरसिम्हा राव ने हमें अमेंडमेंट दे दिया है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने हमें अमेंडमेंट दे दिया है। तो करेक्ट। ये जो कहा था ना कि माइनॉरिटी का पहला हक है इस देश के रिसोर्सेज पे, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था। मतलब पूरा प्लान स्टेटमेंट था मनमोहन सिंह का वो। और जी। उसके लिए उन्होंने अच्छा सर, काम करा, बहुत मेहनत करी, लॉज लाए उसके लिए। इसमें एक चीज़ तो पहलगाम हुआ जिसकी वज़ह से ये सारे जो सारे हैं, ये सब जयचंद बोलो, इनको कीड़े-मकोड़े बोलो, पैरासाइट्स बोलो, ये सब निकल-निकल कर आ रहे हैं। पर एक एक हम्म, और प्रहार हुआ है जो लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया है।
जिसकी हुँ, हुँ। वैल्यू को समझा नहीं है। पॉपुलेशन हुँ, हुँ। सेंसस, लोग कास्ट हुँ। सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस तो उछल रहे हैं। कास्ट सेंसस बिना पॉपुलेशन सेंसस के हो सकता है क्या? जी। हाँ, बिल्कुल वो हमारा क्योंकि उस समय कोरोना आ गया तो हमारा हर 10 साल में सेंसस होता है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। 2021 की जो बिल्कुल प्राइम वेव थी उस समय आधा हो चुका था, आधा नहीं हुआ था, फिर वो गैप आ गया। तो उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई बहुत सारी, तो उसको एक तरह से एनल तो नहीं करा मतलब उसको फिर पब्लिक नहीं करा। तो जो और अब कई चीज़ें चाहिए आपको डिलिमिटेशन भी करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़नी है, जो बढ़नी थी 2026 में, वुमेन रिजर्वेशन भी आना है और कास्ट भी तो उसमें कास्ट का कॉलम भी ऐड हो गया। उस कास्ट के कॉलम को कैसे यूज़ करा जाएगा वो बहुत ज़रूरी है। उसमें एक राहुल गांधी वाला इस्तेमाल भी है, 2 कास्ट को लड़ाना। एक नरेंद्र मोदी वाला यूसेज भी है कि भाई जो कास्ट नीचे रहेगा उसको ऊपर उठाना। तो उस कास्ट को कैलकुलेट करके आप करेंगे क्या वो इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो पॉपुलेशन का सेंसस आएगा उसमें किस एरिया में तो क्या मैं इसको पॉपुलेशन बढ़ कास्ट के गई पॉइंट ऑफ व्यू डेमोग्राफी से बहुत नहीं देख रही हूँ। सर दोबारा मैं बोलिए? इसको कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रही हूँ, जो कि जब हुँ, पॉपुलेशन सेंसस होता है तो आपको ये भी पता चलता है कि बाहर के लोग कितने हैं, अपने बिल्कुल, कितने बिल्कुल। हैं, आपको ठीक है? डेमोग्राफी पूरी पता लगती है। आपको एक मिनट बांग्लादेशी कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, रोहिंग्यास कितने हैं, आपको वो एक नॉट अ वेरी माइक्रो लेवल बट एटलीस्ट मैक्रो लेवल आइडिया तो आ ही जाता है मैक्रो देश में पता लगता है और आपको ये पता लग जाता है कि अब आगे क्या करना है आपको। आपको एक वो रोड मैप दे देता है ना? आपको रोड मैप देता है एनालिसिस जैसे और इंस्ट्रूमेंट्स को उपयोग करने के लिए रोड मैप दे देता है। ठीक कह रही हैं आप। यस सर। तो अगर हम अपनी ओरिजिनल चर्चा पे जाएँ कि ये जो 22 महिलाएँ मिलीं, जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वीज़ा में थीं और इनके पता लगा कि ओवर इयर्स इन्होंने करीब 95 बच्चे पैदा करे और उनमें से कुछ ग्रैंड मदर्स बन गई हैं। मतलब इनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। तो यार ये पूरा परिवार जो मिला इन 22 औरतों का ये करीब 500 लोग थे इन सब परिवारों में मिला के। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और इससे और पता लगेगा। कांग्रेट्स टू यूपी पुलिस। यूपी ने फिर हमें लीड करा पिछले 8 साल में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों में। योगी आदित्यनाथ की पुलिस, योगी आदित्यनाथ का एडमिनिस्ट्रेशन भारत को लीड कर रहा है, मॉडल बन गया है। चाहे वो लव जिहाद के अगेंस्ट लॉ हो, चाहे वो बुलडोज़र एक्शन हो, चाहे वो राइटर्स से प्रॉपर्टी वसूल करना हो, चाहे वो लैंड माफिया पे, सैंड माफिया पे, चीटिंग माफिया पे, कार चोरी माफिया पे, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने जिस तरह से अटैक किया, ये जो है क्या कहते हैं इसे क्या कहें पॉपुलेशन माफिया बोलें या कौन-सा पॉपुलेशन जिहाद बोलें इसको, ये जो है ये भी यूपी में अनर्थ हुआ है। मेरे ख्याल से हर हर बीजेपी गवर्नमेंट को तो कर भी लेकिन जो भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जिस नेता में हल्की सी भी राष्ट्रीयता बची है, इनको ये सर्वेज़ अपने-अपने जगह, खासकर जो पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वीज़ा में रह रहे हैं, उसको बिल्कुल ऑनेस्टी से करना चाहिए। मैं जाते-जाते अफ्रीका के 2-3 कंट्रीज़ का सर एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जहाँ पे पॉपुलेशन का बताइए ना? इस्तेमाल करके इन्होंने कंट्रीज़ तोड़ दी। सूडान, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया हुँ, पूरा हुँ, टेक ओवर कर लिया, इथियोपिया पूरा हुँ, टेक ओवर कर हुँ, लिया। मोरक्को नहीं, नाइजीरिया जाइए तो वहाँ पे पहले एक क्रिश्चियन बेल्ट हुआ करता था। अब आज की हुँ, डेट में हुँ, देख लीजिए अल-कायदा, आईएस सारे हैं और वहाँ पे हुँ, द एंटायर हुँ, पॉपुलेशन पहले ट्राइबल हुआ करते हुँ, थे, ट्राइबल के बाद क्रिश्चियन हुए, क्रिश्चियन के बाद हुँ, आज की डेट में मुस्लिम हो रहे हैं। अब जिस तरीके से ये साउथ में जा रहे हैं, अफ्रीका के साउथ में, हुँ, अगर आप देखिए नॉर्थ से लेके पेनिनसुला से लेके अफ्रीकन पेनिनसुला टॉप में वो जो हुँ, सिनाई हुँ, पेनिनसुला आता है जो अफ्रीका को और ये वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। वहाँ से निकल करके सोमालिया, सूडान सबसे निकल करके ये जाते हैं साउथ हुँ। अफ्रीका, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, बोत्सवाना, कीनिया को देखिए तो कितनी भारी मात्रा में पॉपुलेशन हो गई इनकी। नहीं नॉर्थ देखिए सूडान, साउथ सूडान पूरी इसी से तो टूटा। जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो वर्ल्ड ओवर है, वर्ल्ड ओवर जो लड़ाई है, वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में है, सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन मतलब किसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जैसे यूट्यूबर्स की होती है ना, किसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है। इन रिलीजन में किसके पास ज़्यादा अनुयायी हैं, किसके पास ज़्यादा डिवोटी हैं, उसी की लड़ाई है। हिंदू तो उसके लेने-देने में नहीं है। हिंदू तो इनके बेसिकली हिंदुस्तान तो इनके एक तरह से एक इनके फेल्योर की निशानी है दोनों के। यार ये ब पूरा पूरा विश्व तो या तो इस्लाम है इस्लामिक है या फिर क्रिश्चियन है और जो बचा है वर्ल्ड वो या तो हिंदू है या हिंदू से निकले रिलीजन जैसे बुद्धिस्ट है। तो इनके दिमाग में हड़ता है यार ये कैसे रह गया यार इतना बड़ा रीजन कैसे रह गया? तो यहाँ पे आके एक दोनों साथ में आ जाते हैं मतलब भारत एक ऐसी ज्योग्राफी है जहाँ इस्लामिक और क्रिश्चियन मिशनरी साथ में आके काम करते हैं और वो भी तब तक जब तक कि हाँ अरे जब तक ये जहाँ पे कब्जा ना कर ले। जहाँ पे कब्जा हो जाता है वहां पे आपस में लड़ाई है इनकी। कहाँ पे लड़ाई है? केरला में देख लीजिए। केरला में क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में बढ़िया लड़ाई है। वहाँ पे जो इस्लामिक मूवी मेकर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में पिक्चर बनाते हैं और क्रिश्चियन मूवी मेकर्स हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट में पिक्चर बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं। आपको पता है मलयाली मूवी मार्केट काफी डेवलप्ड मूवी मार्केट है। तो इंडिया तो इनके लिए एक ऐसी लैंड है जो भाई समझ नहीं आ रही यार ये लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? ये लोग क्रिश्चियन क्यों नहीं बन रहे हैं? इस्लामिक क्यों नहीं बन रहे हैं? राइट? तो चल रहा है वहाँ पे ये फिर पाकिस्तानी भेज रहे हैं और अलग-अलग अपने पैंतरे अपना रहे हैं।
जी, जी। इस मैप को याद रखिएगा बिकॉज़ दिस मैप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। शांतनु सर, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री। ये मैप बिल्कुल, पे बिल्कुल, काम पूरी ये बात तरीके से हो रहा है। दिस इज़ जिन्नास टिक टैक बॉम्ब जिन्नास जो एजेंडा भाई था, देखिए अनफिनिश्ड एजेंडा। इसी में वेस्ट बंगाल आता है। हमने देखा है वेस्ट बंगाल के कितने डिस्ट्रिक्ट में 40% 50-50% मुसलमान हो गए। इसी में बिहार आता है, उसके हमने डिस्ट्रिक्ट देखे हैं। इसी में यूपी की इस्लामिक बेल्ट्स आती हैं। तो ये बिल्कुल इस्लामाइजेशन का पूरा ये अ, गज़वाए हिंद का एंड मैप इसको है। फिर काऊ और बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस पूरे एरिया की जितनी भी गायें हैं, जो बूढ़ी हो जाती हैं, जो लोग बेचते हैं या जो भी होता है, किडनैप की जाती हैं, कैप्चर की जाती हैं, ट्रक्स में उत्तर भर-भर प्रदेश में के। तो अब वो रुक गया है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में तो ना के बराबर उत्तर है वो, प्रदेश में लेकिन रुक हाँ, गया है, बट बाकी जगह पे सर जहाँ पे भी वो मैंने तभी मैंने कहा किडनैपिंग या फिर वो क्या बोलते हैं उसे सर ब्लैक स्मगल की हुँ, जाती हैं जो, समझ गया। वो या तो बिल्कुल, समझ गया। पाकिस्तान की साइड तो पॉसिबल नहीं है, पर वो सारी के सारी इसको काऊ बेल्ट भी कहा जाता है इसीलिए कि सारी की सारी बांग्लादेश की साइड जाती हैं। उनको जाती है। बांग्लादेश भेजा बिल्कुल, जाता है बिल्कुल, वहाँ पे स्मगलिंग बीफ करके। ईटिंग के काम आता है और वहाँ से फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता है ये बात। ऐसा नहीं उनको नहीं पता है। हाँ, हाँ, उनको पता है सारा बात, बांग्लादेश जो इज़ वो वन होलियर ऑफ द देन दाऊ बनते हैं ना। हाँ, बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड, वन ऑफ एग्ज़ैक्टली, द बिगेस्ट। बिल्कुल, यहाँ से ये बिल्कुल। जो जाती हैं, वहाँ पे उनके साथ यही होता है। बट रिमेंबर दिस हुँ, मैप, दिस इज़ वेयर द एंड इसमें इनकी महिलाएँ सबसे आगे हैं सर, इनकी महिलाएँ कम खतरनाक नहीं हैं। वो बिल्कुल, भी बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं। हमने पूरी देख इनकी लिए 22 महिलाओं ने 100 बच्चे पैदा करके 500 का परिवार पूरा क्रिएट कर दिया, जन दर हुँ। जन। तो दिख रहा है बिल्कुल वो। और वो जो नकली टेसुए बह रहे हैं ना बॉर्डर पे, जिसको इंडिया टुडे, एनडीटीवी, लल्लन टॉप और पता नहीं कौन-कौन से यूट्यूबर्स और टीवी चैनल्स कवर कर रहे हैं कि हाय रो रही हैं, उनके बच्चे छूट रहे हैं। सर, इज़न्ट देयर एनी लॉ दैट किड्स शुड आल्सो बी सेंट बैक बिकॉज़ देयर पेरेंट्स आर पाकिस्तानीज़, व्हाई शुड द हेल वी लुक आफ्टर देम? हमने कौन-सा ठेका ले रखा है? आई एम हाँ, श्योर देखिए अब वो अब कोई ना अमेंड कोई करनी क्लॉज़ चाहिए। होगा। अब अमेंड करने चाहिए। नेचुरलाइज़ेशन तो देखिए हर कंट्री में भी है, अमेरिका में भी है कि बल्कि अब ट्रम्प चेंज कर रहे हैं काफ़ी नेचुरलाइज़ेशन के कि अगर आपके पेरेंट्स इल्लीगल हैं, आप इल्लीगल हो सकते नेचुरलाइजेशन ऑफ हैं। राइट, एनिमी चिल्ड्रन अगर आप देखें, राइट। यूएस में भी रशिया के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। नहीं और बल्कि अभी कहा भी खासकर जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके बच्चों को नेचुरलाइज़ेशन नहीं मिलेगा। नहीं होना अ, चाहिए। इट नीड्स राइट। फॉर अ बिग चेंज। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, देखिए यूज़ केस आते जाते हैं, इतने ज़्यादा यूज़ केस देखिए भारत बहुत सारी चीज़ों से लड़ा ना। पिछले 10 साल उसे पॉवर्टी से भी लड़ना था, अपने इंटरनल लो कांग्रेस से भी लड़ना है भाजपा को या मोदी सरकार को, जो वेस्टर्न ताकतें हैं उनसे भी लड़ना है, जो एफसीआरए के थ्रू एनजीओ आ रही है उनसे भी लड़ना है। तो जितने यूज़ केस आते जाएँगे वो सॉल्व होते जाएँगे। तो मेरे ख्याल से यूज़ केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका ये हमने करा किसी और वजह से था। करा था एक पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए, लेकिन उस समय कुछ और चीज़ें पता लग रही हैं। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है लेकिन बड़ा काम का है। और इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा सीए और एनआरसी के अगेंस्ट में रायट्स और दंगे भी हुए थे, इफ यू सबसे ज़्यादा यही रिमेंबर। बेल्ट में हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ। यही यूपी में बेल्ट करने पूरा नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में करने नहीं दिया, बस वो एक जुम्मे की नमाज़ के बाद थोड़ा वो दंगा कर पाया, लेकिन वो 2-3 घंटों में कंटेन कर लिया। लेकिन जहाँ भी थोड़ा भी एडमिनिस्ट्रेशन वीक था वहाँ पे खूब दंगे इसी एरिया में हुए। इसी एरिया में हुआ है। रिमेंबर दिस मैप वेरी वेल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स और नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर भी है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।